हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम लोग पिछले लेक्चर में किसके बारे में पढ़े थे? इससे तीन लेक्चर हो गया था। सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया और एक कौन था? फिनाइलकीटोनुरिया। ये तीनों हमने ख़त्म कर लिया। क्या कर लिया? ख़त्म कर लिया। और ये था मेंडेलियन डिसऑर्डर का ऑटोसोमल रिसेसिव। पिछले लेक्चर में जो भी तीन को पढ़े थे, सिकल सेल एनीमिया पढ़े, थैलेसीमिया पढ़े, फिनाइलकीटोनुरिया पढ़े, तीनों क्या था? ऑटोसोमल रिसेसिव था। मेंडेलियन का ऑटोसोमल रिसेसिव था। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं वो मेंडेलियन डिजीज ही है, मेंडेलियन डिसऑर्डर ही है, लेकिन वो 6 लिंक्ड है। कैसे है? एक्स लिंक्ड है। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड में दो अगर बताए थे ना, एक कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। तो आज हमारा एक नया टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है? हीमोफीलिया। तो आज देखेंगे हीमोफीलिया क्या होता है, इसका डिस्कवर कैसे हुआ, कहाँ से ये डेवलप हुआ हीमोफीलिया, और ये कैसे कैसे इफेक्टेड संतान में कैसे जाता है, कैरियर क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, कि फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। इस तरीके से देखेंगे और इसको देखेंगे इसका दूसरा नाम भी क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हीमोफीलिया होता क्या है। क्या हीमोफीलिया होता क्या है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सबसे पहला पॉइंट है कि हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। एक्स लिंक कहने का मतलब एक्स लिंक भी बोल सकते हो यहाँ पर। तो ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, मतलब एक्स लिंक में कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। मतलब तैस्मा पेयर जो बताए थे, एक्स क्रोमोसोम उसी तो कहते हैं। तैस्मा पेयर जो बताए थे, तैस्मा पेयर एक ही पेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं? एक्स लिंक बोलते हैं। ओके, तो हीमोफीलिया वहीं पर प्रभावित करने वाला है। और देखते हैं हीमोफीलिया में आखिर में होता क्या है। तो इसका दूसरा नाम भी होता है एक ब्लीडर्स। क्या इसको हीमोफीलिया को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं और करके लिख देते हैं ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज। तो इसका नाम ब्लीडर्स डिजीज क्यों पड़ा? सवाल तो बनता है कि इसका नाम हीमोफीलिया, ठीक है, ऐसे होगा तो हीमोफीलिया हो रहा है, लेकिन इसका नाम ब्लीडर्स डिजीज क्यों पड़ा? ब्लीडर्स डिजीज। तो देखो हीमोफीलिया में होता क्या है, ब्लीडर डिजीज का नाम क्यों पड़ा? तो शरीर में कहीं पर भी कुछ कट गया, मान लो ये हाथ है, क्या है? ये हैंड है आपका। ओके, ये आपका हैंड है, और मान लो इसमें कहीं पर भी कट गया है। क्या कट गया है? मान लो कहीं पर से कट गया है, तो इससे ब्लड निकलेगा, 100% ब्लड निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल है, बहुत सारे रक्त बह रही है हमारे हाथों में। तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, तो ब्लड निकलेगा तो अगर जो आपको हीमोफीलिया नामक रोग हो चुका है तो ये ब्लड जमेगा नहीं, ये ब्लड जमेगा नहीं। तो ये ब्लड जो है क्लॉट नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा, और क्लॉट नहीं होगा तो लगातार बॉडी से ब्लड क्या होगा? बाहर निकलते रहेगा। और जब इस कंडीशन में लगातार बॉडी से बाहर निकलते रहेगा ब्लड, कंटिन्यू निकलते रहेगा, क्लॉट ही नहीं होगा, जमेगा ही नहीं, तो इस तरह से उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। और इस हीमोफीलिया में व्यक्ति की डेथ होती है। जैसे बताए थे कि ज़्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है उसमें डेथ नहीं होता है, लेकिन हीमोफीलिया में डेथ हो जाता है। तो ये कॉमन केस है। अब देखते हैं हीमोफीलिया का पूरा डिटेलिंग, उसका जेनेटिक क्या होता है, आखिर में कौन से जीन इफेक्टिव होता है, तो ऐसे देखने को मिलता है। ये मान लो है एक्स लिंक क्रोमोसोम, ठीक है, ये कोई फीमेल का एक्स लिंक क्रोमोसोम है। ठीक, अब इस पर जीन होगा, क्या होगा? जीन होगा। मान लो यहाँ पर कोई जीन होगा, तो यहाँ पर भी कुछ जीन होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एक जीन है, क्या है? यहाँ पर एक जीन है, एक जीन है, और एक जीन होगा तो और बना लो, यहाँ पर भी एक जीन है। ओके, अब ये जीन करता क्या है? कोई भी जीन क्या करता है बता चुके हैं कि जीन प्रोटीन बनाता है। जीन क्या करता है? सबसे पहले ये जीन क्या करता है?
प्रोटीन बनाता है। ये जीन क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। और ये जो प्रोटीन बना रहा है, तो ये प्रोटीन जो है ये मान लो क्लोटिंग फैक्टर में काम आ रहा है। किस में आ रहा है, क्लोटिंग फैक्टर में। तो क्लोटिंग फैक्टर कहने का अर्थ क्या हुआ, जमाने वाला फैक्टर, रक्त को जमाने वाला फैक्टर, रक्त को जमाने वाला प्रोटीन। तो मान लो ये है फैक्टर 8, ये प्रोटीन है फैक्टर 8 बना रहा है, फैक्टर 8, ये फैक्टर 8। ये जो जीन है जिस प्रोटीन को बना रहा है उस फैक्टर का नाम है फैक्टर 8। क्या नाम है, फैक्टर 8। और जो ब्लड क्लोटिंग है, जो हमारा ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस है, ब्लड क्लोटिंग में 13 फैक्टर है। ब्लड क्लोटिंग का जो पूरा प्रोसेस है ब्लड क्लोटिंग में 13 फैक्टर में है। कितना फैक्टर, 13 फैक्टर, तब जाके हमारा ब्लड क्लोट हो पाता है। और उसमें से जो ये जीन बनाता है वो फैक्टर 8 बनाता है। 13 में से कौन वाला बना रहा है, 8वां वाला। कौन वाला, 8वां वाला। और वही बात करें इस वाले जीन की, नीचे वाले जीन की, तो ये भी प्रोटीन बनाएगा और ये फैक्टर बनाएगा। तो ये कौन सा फैक्टर बनाता है, ये 9वां फैक्टर बनाता है। कैसा फैक्टर, 9वां फैक्टर। अब समझो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एक्स लिंक रिसेसिव होती है, एक्स लिंक क्रोमोसोम है, ओके। तो ये जो प्रोटीन बना रहा है फैक्टर 8, प्रोटीन बना रहा है फैक्टर 9, ये तो ठीक है, नॉर्मल है तो बना रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें म्यूटेशन होगा, क्या होगा, म्यूटेशन होगा, तो क्या पूछते हैं, म्यूटेशन होगा तो ये फैक्टर 8 बनेगा, नहीं बनेगा। फैक्टर 8 नहीं बनेगा, ये फैक्टर 9 भी नहीं बनेगा। तो जब फैक्टर 8 ही नहीं बनेगा तो ब्लड जमेगा कैसे, क्योंकि अभी भी बताया कि ब्लड क्लोटिंग में 13 फैक्टर जरूरी है, उसमें से 8वां फैक्टर बन ही नहीं रहा है या 9वां फैक्टर बन ही नहीं रहा है। तो क्या ब्लड क्लोट होगा, ब्लड जमेगा, नहीं जमेगा। तो इसी कारण क्या होता है, ब्लड नहीं जमता है। और इस रोग में ब्लड से लगातार क्या होता है, ब्लड बाहर निकलते रहता है। ये जो फैक्टर 8 के कारण, ये मान लो फैक्टर 8 क्या हुआ, फैक्टर 8 नहीं बना। फैक्टर 8 क्या होगा, म्यूटेशन के बाद, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलो, म्यूटेशन के बाद, म्यूटेशन के बाद फैक्टर 8, फैक्टर एफ से फैक्टर लिख देते हैं, फैक्टर 8 नहीं बनेगा। और जब फैक्टर 8 नहीं बनेगा तो ब्लड भी क्लॉट नहीं होगा। ब्लड भी क्लॉट नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें भी होगा, किसमें, फैक्टर 9 में। तो अगर फैक्टर 8 नहीं बन रहा है और उसी के वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा है तो इसको बोलते हैं हीमोफीलिया ए। इसको एक अलग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, हीमोफीलिया ए। इसको बोलते हैं हीमोफीलिया ए। इसको क्या नाम देते हैं, हीमोफीलिया ए। इसका दूसरा नाम भी है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या नाम है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और जो फैक्टर 9 है, क्या है, फैक्टर 9 है, इसमें म्यूटेशन होगा तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और ये जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा फैक्टर 9 की वजह से, तो इसको देते हैं नाम, फैक्टर 9 की वजह से नहीं होगा तो इसको क्रिसमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिसमस बोलते हैं, क्रिसमस हीमोफिलिया, क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आगे देखो, म्यूटेशन के बाद, ऐसे म्यूटेशन के बाद तो यहाँ तो लिख ही दिए हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं कि फैक्टर 8 फैक्टर 9 नहीं बनेगा, फैक्टर 9 नहीं बनेगा। तो फैक्टर 9 को क्या कहते हैं, क्रिसमस। कैसा कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर। इसी को कहते हैं क्रिसमस फैक्टर। और जब फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर नहीं बनेगा
तो ब्लड भी क्लॉट नहीं होगा। और जब फैक्टर 9 के वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो इसको एक अलग नाम देते हैं, हीमोफीलिया बी। इसको कौन सा नाम देते हैं? हीमोफीलिया बी। इसको बोल देते हैं हीमोफीलिया इसको अलग नाम दे देते हैं हीमोफीलिया बी। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, हीमोफीलिया में नॉर्मली क्या हो रहा है, एक्स लिंक में कोई जीन है और वो जीन क्या कर रहा है, कुछ प्रोटीन बना रहा है और वही प्रोटीन हमारे ब्लड को जमाने में मदद करता है। उसमें 13 फैक्टर का जरूरत होता है ब्लड क्लॉटिंग में, उसी को कहते हैं कैस्केड थ्योरी। आपने 11th में पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग वाले टॉपिक में कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो 13 फैक्टर से होता है और वो उसी को कैस्केड थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्केड थ्योरी। तो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को कैस्केड थ्योरी क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लो। तो जैसे कि मान लो कोई कंपाउंड है ए, कोई रिएक्शन चल रहा है और ए से बन रहा है बी। क्या बन रहा है? ए से बी। तो अब जो बी से सी बनने वाला है, क्या नहीं, सी से डी बनने वाला है। अब मान लो यहाँ पर सी से डी बनेगा और जो ए से बी बन रहा था ये कोई ना कोई एंजाइम की वजह से बन रहा था, बिना एंजाइम का तो बनेगा नहीं। तो ए से मान लो बी कोई एंजाइम से बना और आगे जो बनेगा तो सी से डी बनेगा, तो इसमें जो एंजाइम बनेगा इस बी के मदद से बनेगा, तो यहाँ पर बी के मदद से बनेगा। अब आगे जो है ई से एफ, आगे क्या है, ई से एफ बनेगा। आगे रिएक्शन कौन होगा? ई से एफ, तो इस डी के मदद से बनेगा। तो सोचो जब डी ही नहीं रहेगा तो क्या ई से एफ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और जब बी ही नहीं रहेगा तो सी से डी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये वाले इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही होता है कैस्केड थ्योरी में कि जो भी कुछ रिएक्शन हुआ और जो उसके दौरान प्राप्त हुआ फिर उसी का जरूरत से आगे रिएक्शन बढ़ने वाला है। से ए से बी बना और बी क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को आगे बढ़वा रहा है। फिर सी से डी बना तो डी जो लास्ट में बचा यही आगे रिएक्शन को आगे बढ़वा रहा है। तो यही होता है कैस्केड थ्योरी। क्या होता है? कैस्केड थ्योरी। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसको कैस्केड थ्योरी कहा जाता है। तो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है वो 13 फैक्टर में क्लॉट होता है, 13 फैक्टर में। लेकिन इस रोग में मान लो किसी को ये रोग हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो जो फैक्टर 8 है नहीं बन पाता है, फैक्टर 9 भी नहीं बन पाता है। और जब फैक्टर ही नहीं बनेगा तो कहाँ से ब्लड क्लॉट होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो एक अलग अलग नाम दे दिया जाता है। अगर फैक्टर 8 नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो इसको हीमोफीलिया ए बोला जाता है। इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या बोला जाता है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और अगर जो फैक्टर 9 नहीं बन रहा है इसी को क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। और जब फैक्टर 9 नहीं बनेगा तो भी ब्लड क्लॉट नहीं होगा, कोई भी नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो इसको भी अलग नाम देते हैं जिसको बोला जाता है हेमोफीलिया बी। तो प्लीज़ अब इसका स्क्रीनशॉट ले दें। अब इसको देखेंगे इसके डिस्कवर के बारे में। स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं ये किसी पर इफेक्ट कैसे करता है, कौन वाले, कैसे वाले, किस कंडीशन में इसको नॉर्मल बोलते हैं, किस कंडीशन में कैरियर बोलते हैं, किस कंडीशन में अफेक्टेड बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा सीख लो। तो जैसे किसी फीमेल का यही तो होता है, किसी फीमेल के सेटलिंग को इसी तरीके से तो दर्शाया जाता है। यही तो सूत्र है, यही तो गुणसूत्र है। ठीक है, तो ये मान लो है फीमेल का गुणसूत्र और ये है नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। ठीक, ये कैरियर भी नहीं है, ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। अब मान लो इसके एक एक्स क्रोमोसोम में क्या हो गया, हीमोफीलिया हो गई। इसको एच लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एच लिख देते हैं। मान लो इसको हीमोफीलिया हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम पर क्या हो गया, हीमोफीलिया हो गया। तो जब एक एक्स क्रोमोसोम पर हो गया तो इसको बोलते हैं कैरियर, कैरियर अवस्था। इस अवस्था को क्या कहते हैं? कैरियर अवस्था। कल वाले वीडियो में भी बताए थे कि कैरियर अवस्था किसको कहते हैं, हेटेरोजाइगस वाले अवस्था को एक कैरियर अवस्था कहा जाता है।
तो देखो एगो है एक्स क्रोमोजोम, एगो है एक्स पर एच क्रोमोजोम। एच से मतलब हेमोफीलिया, एच का मतलब हेमोफीलिया। अब मान लो एक और एक्स क्रोमोजोम है जिसके दोनों एक्स क्रोमोजोम पर क्या है, हीमोफीलिया है। दोनों पर क्या है, हीमोफीलिया है। तो क्या ये अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? इसके दोनों एक्स क्रोमोजोम में हीमोफीलिया हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हीमोफीलिया के डिस्कवर की। किसकी, हीमोफीलिया की डिस्कवर की। तो हीमोफीलिया का डिस्कवर कब हुआ था, इसका खोज कब हुआ था, खोज इसका डिस्कवर कब हुआ था? तो बात करते हैं एक इंग्लैंड की एक रानी थी, रॉयल फैमिली की एक रानी थी जिसका नाम था क्वीन विक्टोरिया। क्या नाम था, क्वीन विक्टोरिया। तो ये रॉयल फैमिली में हुआ था। किस में हुआ था, रॉयल फैमिली में। रॉयल फैमिली कहने का मतलब शाही परिवार। क्या, शाही परिवार। शाही परिवार मतलब जो बड़े बड़े घराने के होते हैं, राजा महाराजा, उसी को बोला जाता है रॉयल फैमिली, शाही परिवार। ठीक है, तो सबसे पहले हीमोफीलिया नामक डिजीज किस में देखा गया, शाही परिवार में एक रानी पर देखा गया। किस पर, रानी पर। ये रानी कहाँ की थी, रॉयल फैमिली कहाँ की थी, इंग्लैंड की। कहाँ, इंग्लैंड की, इंग्लैंड की थी रानी। और उस रानी का क्या नाम था, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। उस रानी का नाम था क्वीन विक्टोरिया। तो सबसे पहले ये रोग इंग्लैंड में देखा गया। इंग्लैंड के एक परिवार था, शाही परिवार, रॉयल फैमिली, और उसी रॉयल फैमिली में से एक रानी को हुआ था। उस रानी का नाम था रानी विक्टोरिया या क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया। ठीक है, अब बताते हैं कि जो उसमें हीमोफीलिया था तो कैसा वाला था, कैरियर वाला था या डिफेक्टेड वाला था? तो बता दें कि इस जो क्वीन विक्टोरिया है इसमें कैरियर वाला था। कैसा था, कैरियर वाला। ये कैसा फीमेल थी, कैसा फीमेल थी, कैरियर वाला। तो कैरियर वाला थी मतलब ऐसा था, देखो कैरियर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इस पर हीमोफीलिया था तो ये कैरियर वाला हो गया। कैसा हो गया, कैरियर वाला होगा। अब बता चुके हैं कि कैरियर ही बहुत खराब होती है, कैरियर ही आगे अपने संतान में क्या करती है, रोग फैलाती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसमें रोग फैला, इसके आगे सारे संतान में रोग ट्रांसफर हुए, क्योंकि ये कैरियर है। नॉर्मल से तो कुछ होगा नहीं और कैरियर से क्या होगा, आगे आगे पीढ़ी में जाएगा, संतान में जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जाएगा ही। ठीक है, अब ये जो है ये तो डिफेक्टेड है, अफेक्टेड है, तो ये तो मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन लिखे हैं कि एक नॉर्मल फीमेल है और उसके पिता हीमोफीलिक है। एक नॉर्मल फीमेल है और उसका पिता क्या है, हीमोफीलिक है। अब इस महिला की शादी किसी नॉर्मल मेल से करा दिया जाए, किसी नॉर्मल मेल से करा दिया जाए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत संतान को हीमोफीलिया हो चुका है, या कितना प्रतिशत बेटा को हीमोफीलिया हो चुका है, या कितना प्रतिशत बेटी को हीमोफीलिया हो चुका है। तो इसका प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले एक फादर है, क्या है, एक फादर है, फादर जो कि किससे ग्रसित है, जिसको हीमोफीलिया हो चुका है। इसको क्या हो चुका है, हीमोफीलिया हो चुका है। हीमोफीलिया हो चुका है तो फादर का डिनोटिंग क्या होता है, मेल का डिनोटिंग क्या होता है, यही होता है एक्स और वाई। क्या होता है, एक्स और वाई। अब ये फादर को हीमोफीलिया हो चुका है तो एक्स क्रोमोजोम पर हीमोफीलिया है, एक्स क्रोमोजोम पर क्या है, हीमोफीलिया है। तो इसको मान लो हीमोफीलिया हो चुका है। अब इनके दौरान जो बेटी बनेगा, यही तो है, एक नॉर्मल फीमेल के पिता हीमोफीलिक है तो पिता हीमोफीलिक है तो बेटी भी तो बनेगी। तो इससे जब बेटी बनेगी, इससे जो इसका बेटी प्राप्त होगा तो वो एक्स एच और एक्स होगा, एक्स एच और एक्स होगा, क्योंकि ये वाला एक्स इसमें जाएगा और एक एक्स इसका नया आएगा। ठीक है, तो ये जो बेटी होगी ये भी थोड़ा सा कैरियर होगी। क्या होगी, कैरियर होगी। इस अवस्था को कैरियर कहते हैं।
अब इस फीमेल की शादी किसी नॉर्मल मेल से करा दिया जाए, किसी नॉर्मल मेल से करा दिया जाए। तो इसमें क्रॉस कर दो, क्या कर दो, इसका क्रॉस कर दो, किसके साथ, नॉर्मल मेल के साथ शादी करा दिया। तो नॉर्मल मेल क्या होता है, यही तो होता है नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल का डिनोट तो यही तो होता है, नॉर्मल मेल बोला जा रहा है, नॉर्मल मेल। ओके, अब ये दोनों में क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करना तो आता है आपको, कीजिए मेरे साथ। एक यक्स एच ये रहेगा और एक यक्स यहाँ से आएगा, तो यक्स एच और एक्स। ओके, फिर इसी को लेंगे और इसके दूसरे वाले को लेंगे, फिर यहाँ से यही आ जाएगा एक्स एच और यहाँ से आ जाएगा अभी बाई, क्या आ जाएगा, बाई। ठीक, अब ये इसका दोनों खत्म हो चुका है, अब इसको लेंगे और दोनों को लेंगे। तो यहाँ से ये वाला एक्स आएगा, फिर यहाँ से भी एक्स आएगा, सिंपल। फिर यहाँ से भी एक्स आएगा दोबारा और यहाँ से क्या आएगा, बाई आएगा। तो इस प्रकार से 4 संतान प्राप्त होंगे। कितने संतान प्राप्त होंगे, 4 संतान। तो टोटल को बोले तो संतान, टोटल क्या है, संतान, बेटा रहे छे बेटी सब संतान है। तो अगर क्वेश्चन में हीमोफिलिक संतान की प्रतिशत पूछ रहा है, किसकी प्रतिशत पूछ रहा है, हीमोफिलिक संतान की प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखो इसमें हीमोफिलिया कितने को हो चुका है। देखो ये तो कैरियर अवस्था है, ये तो फीमेल है लेकिन कैरियर अवस्था है, इसको हीमोफिलिया तो हुआ ही नहीं है। अब ये जो है मेल है, क्या है, मेल है, ये इसके एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिया है और ये हीमोफिलिया से ग्रसित है, ये हीमोफिलिया से ग्रसित है। अब ये देखो ये डबल एक्स है, ये तो और नॉर्मल है, बिल्कुल तरह से नॉर्मल है, ये कैरियर है और ये मेल भी क्या है, नॉर्मल है। तो पूछा जा रहा है हीमोफिलिक संतान की प्रतिशत, हीमोफिलिक संतान की प्रतिशत। तो इसमें हीमोफिलिक संतान की प्रतिशत हो जाएगा 25%। कितना, 25%। पूरे संतान की बात किया जा रहा है। तो हीमोफिलिक किसको हुआ है, इसको हुआ है, और ये तो कैरियर वाला है, कैसा है, कैरियर वाला। तो कैरियर नहीं पूछा जा रहा, साथ में पूछा जा रहा है, यहाँ 50% कर दो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 100% है। यहाँ पर भी तो हीमोफिलिया है, यहाँ पर भी हीमोफिलिया है, तो दो संतान में मतलब 50% है। इसका आंसर 25% होगा। ये तो कैरियर है, ये कैसा है, कैरियर है, और ये जो है हीमोफिलिया है, इसको हीमोफिलिया हो चुका है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पूछा क्या जा रहा है, हीमोफिलिक संतान की प्रतिशत, हीमोफिलिक संतान की प्रतिशत। तो ये चारों संतान में एक संतान को सिर्फ हीमोफिलिया हुआ है, एक संतान को हीमोफिलिया हुआ है, एक संतान तो कैरियर है और 2 संतान बिल्कुल तरह से नॉर्मल है। तो हीमोफिलिया कितना संतान हुआ, एक संतान। तो 100 में से एक संतान हुआ, मतलब 25%। तो हीमोफिलिक संतान की प्रतिशत हो जाएगी 25%। कितना हो जाएगा, 25%, इसका आंसर। अब आगे देखते हैं मेल, बेटा हीमोफिलिक, कितना प्रतिशत बेटा हीमोफिलिक होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गड़बड़ाना नहीं है। बेटा हीमोफिलिक यानी कि मेल हीमोफिलिक, जब मेल बोला जा रहा है तो मेल काउंट करेंगे, पहले मेल को गिनेंगे कि मेल कितना है। चलो इस सबको मिटा, मेल कितना, ये तो फीमेल है, ये मेल है, ये क्या है, मेल है। और कहाँ मेल है, यहाँ पर मेल है, ये भी मेल है, ठीक। अब मेल है तो कितना मेल है, 2 मेल है, 2 मेल में कितना हुआ, 100%। इसमें 2 ही मेल है, कितना मेल है, 2 मेल, और 2 मेल को बोल दो 100%, कितना बोल दो 100%। तो 100% में देखो कितना मेल को हीमोफिलिया हो चुका है, कितना बेटा को हीमोफिलिया हो चुका है। तो 2 बेटा में से 1 बेटा को तो हो ही दिया, देखो 2 बेटा में से 1 बेटा को हो गया है, मतलब 50% बेटा को हो गया है हीमोफिलिया। तो इसमें आ जाएगा 50%। आगे पूछा जा रहा है बेटी फीमेल जो है उसके हीमोफिलिक प्रतिशत निकालना है। जो भी बेटी प्रदान हुआ है उसमें क्या हीमोफिलिया हुआ है और उसकी प्रतिशत को निकालना है। तो अब फीमेल को देखेंगे, इसको देखेंगे फीमेल को। तो यहाँ पर एक फीमेल है, ये फीमेल है और ये फीमेल है। तो ये फीमेल तो पूरी तरह से नॉर्मल है और ये फीमेल भी हीमोफिलिक नहीं है, क्योंकि जब तक इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिया नहीं आ जाता है तब तक महिला हीमोफिलिया से ग्रसित नहीं होता है। इस वाली अवस्था को कहते हैं कैरियर अवस्था। कौन सी अवस्था, कैरियर अवस्था। तो इसमें 0% आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0%।
क्योंकि यहाँ पर कोई फीमेल है ही नहीं जिसको हीमोफीलिया हुआ है। अब यहीं पर कर देता कैरियर की प्रतिशत पूछता, कैरियर फीमेल की प्रतिशत पूछता तो 50% आ जाता। यहीं पर क्वेश्चन कर देता डी में, मान लो कैरियर फीमेल, तो ये आ जाता 50%। अब कैरियर संतान बोल देता तो कैरियर संतान बोलता तो संतान बोलेगा तो चारों देखना है, सब संतान है, लेकिन स्पेशल बोल दिया बेटा में तो बेटा का देखना है, बेटी में तो बेटी का देखना है। ओके, तो जब कैरियर संतान बोल दिए तो चारों में देखेंगे, तो 4 का हो गया 100%। अब देखो कैरियर है कितना, कैरियर कितना है, सिर्फ 1 है, मतलब 25%। तो कैरियर संतान है 25%। तो इस तरीके से ध्यान से देखना है और बनाना है। फिर आगे एक और क्वेश्चन देते हैं, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि अगला एक क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। एक कैरियर हीमोफिलिक महिला है, क्या है, एक कैरियर हीमोफिलिक महिला है, उसकी शादी एक हीमोफिलिक पुरुष के साथ। ध्यान से यही तो पॉइंट को ध्यान देना है। एक कैरियर हीमोफिलिक महिला है, कैसा महिला है, कैरियर हीमोफिलिक महिला, और एक हीमोफिलिक पुरुष है, कैसा पुरुष है, हीमोफिलिक पुरुष है। अगर इन दोनों के बीच इनको शादी करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, शादी करा दिया जाए, तो क्या होगा। तो इतना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। पहले निकालना है कैरियर फीमेल, कितना प्रतिशत फीमेल जो होगा कैरियर होगा, कितना प्रतिशत मेल जो होगा अफेक्टेड होगा, कितना प्रतिशत संतान अफेक्टेड होगा, और कितना प्रतिशत फीमेल अफेक्टेड होगी। तो ये 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले लिख लो किसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं। कैरियर हीमोफिलिक है, क्या है, कैरियर हीमोफिलिक। तो कैरियर हीमोफिलिक बता चुके हैं, XXH, ये होता है कैरियर हीमोफिलिक। क्या होता है, कैरियर हीमोफिलिक। और बात करें हीमोफिलिक पुरुष की, किसकी, हीमोफिलिक पुरुष की, तो पुरुष का ये डिनोट होता है, और इसको हीमोफिलिया हो चुका है तो इसके X पर क्या दे देंगे, H दे देंगे, तो ये हीमोफिलिक पुरुष हो गया। अब इन दोनों के बीच शादी करा दिया है, दोनों को क्या करा दिया, शादी करा दिया, तो बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इन दोनों के बीच संतान क्या प्राप्त होता है। संतान कैसे निकालते हैं, क्रॉस के द्वारा, क्रॉस कराएंगे। चलो देखो क्रॉस कराते हैं, एक इससे लिए और एक इससे लिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा XH, यहाँ से भी आ जाएगा XH, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से लेंगे, XH, अब यहाँ से लेंगे बाई वाले को, किस वाले को, बाई वाले को, 2 हो गया। अब इसका काम खत्म, अब इसका काम स्टार्ट। तो अब इसका लेंगे सिर्फ X का, तो यहाँ से आया X, अब यहाँ से आएगा XH, क्या आएगा, XH, फिर यहाँ से आएगा X, और यहाँ से आएगा बाई, यहाँ से आएगा X, यहाँ से आएगा बाई, तो 4 संतान प्राप्त होगा। अब इसमें से देखना है, यही तो देख के आंसर दिखाना है, आंसर आपको प्राप्त है, इसी को देख के आंसर क्वेश्चन का जवाब देना है। कैसे जवाब देते हैं, देखो क्वेश्चन का क्या रहा है, ये तो हम बना लिए, चलो ये है तो क्या होगा, कितना प्रतिशत संतान होगा, इसमें देखना बताते हैं, कैसे देखा जाता है वो बताते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, परसेंटेज कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल का परसेंटेज निकालना है। तो हम कैरियर फीमेल का डिनोट बताए कि नहीं, क्या बताए, कैरियर फीमेल का डिनोट क्या होता है, इस तरीके से होता है। उसके अगर जो एक X क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया है, मतलब ये कैरियर फीमेल है, कैसा है, कैरियर फीमेल है। अब इसमें ढूंढोगी ऐसा, इस संतान में ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है, देखो यहाँ पर है, नहीं इसमें तो दोनों है, देखो यहाँ पर है, नहीं ये तो मेल वाला है, क्वेश्चन फीमेल पूछ रहा है, कैरियर फीमेल पूछ रहा है, तो क्या ये है, देखो हाँ है, इसके एक X क्रोमोसोम क्या है, हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो ये कैरियर हीमोफिलिक फीमेल है, कैरियर हीमोफिलिक फीमेल है। तो फीमेल बोल रहा है तो सिर्फ फीमेल में देखना है, तो इसमें फीमेल संतान कै गो है, एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, 2 गो है, 2 गो मिल के 100%, 2 गो मिल के 100%, और यहाँ पूछ रहा है कैरियर फीमेल की प्रतिशत, तो 2 गो मिला के 100%, उसमें 2 गो फीमेल है, 2 में से एगो क्या हो गया, कैरियर हो गया, मतलब आधा आधी तो कैरियर हो गया।
दो गो फीमेल है, उसमें एक हीमोफीलिया से ग्रसित है और एक कैरियर है, तो कितना प्रतिशत कैरियर हुआ? 50%। तो इसका आंसर आ जाएगा 50%। है समझ में? अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, परसेंटेज अफेक्टेड मेल, परसेंटेज अफेक्टेड मेल क्वेश्चन पूछ रहा है कितना प्रतिशत मेल अफेक्टेड होगा, कितना प्रतिशत मेल अफेक्टेड होगा। तो मेल अफेक्टेड क्या होगा? मेल का पहले डिनोट ये होता है, ठीक। अब इसको हीमोफीलिया हो गया, अफेक्टेड बोल रहा है मतलब हीमोफीलिया हो गया है, तो इसके ऊपर एच लगा देते हैं। अब देखो ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है, अब खोजना ऐसा कहाँ है। तो ये मेल वाले बोल रहा है, कौन वाला? मेल वाला। तो मेल तो दो ही वो है, वो यहाँ पर मेल है, वो यहाँ पर मेल है। तो ये बोल रहा है अफेक्टेड मेल। तो अगर मेल के एक एक्स क्रोमोसोम पर भी एच हो जाता है तो वो हीमोफीलिया से अफेक्टेड हो पाता है, लेकिन फीमेल के दोनों एक्स पर होगा तो वो हीमोफीलिया से अफेक्टेड होगा। तो ऐसा वाला सिर्फ एक है, कई गो है? एक गो है यहाँ पर, लेकिन इसमें बेटा कई गो? दो गो बेटा मिल के 100%, और एक बेटा अफेक्टेड है, एक बेटा नॉर्मल है, ठीक। तो ये भी 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। चलो ये भी खत्म। अब आगे देखो, परसेंटेज अफेक्टेड संतान, यही तो ध्यान से पढ़ना है, परसेंटेज अफेक्टेड संतान। अब पूछ रहा है टोटल जो संतान बना उसमें से कितना संतान अफेक्टेड है, मेल फीमेल नहीं पूछ रहा है, कितना प्रतिशत संतान अफेक्टेड हुआ है वो पूछ रहा है। तो क्या ये हीमोफीलिया से अफेक्टेड है? हाँ है। क्या ये है? हाँ है। क्या ये है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैरियर फीमेल है। क्या है? कैरियर फीमेल है, तो ये भी नहीं है। क्या ये है? नहीं है, तो पूरी तरह से नॉर्मल है। तो अब पूछ रहा है परसेंटेज अफेक्टेड संतान, अफेक्टेड संतान की परसेंटेज। तो यही तो 4 संतान है। कितना संतान है? 4 संतान है। 4 संतान में 2 संतान अफेक्टेड है। कितना संतान अफेक्टेड है? 2 संतान। तो 100% में आधा आधी अफेक्टेड है, मतलब 50%। 2 संतान अफेक्टेड है तो 50%। संतान को पूछ रहा है तो टोटल देखेंगे, मेल का पूछ रहा है तो सिर्फ मेल को देखेंगे, फीमेल का पूछ रहा है तो सिर्फ फीमेल का देखेंगे, ठीक है, चारों को नहीं देखना है। फिर अगला क्वेश्चन है परसेंटेज अफेक्टेड फीमेल। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज अफेक्टेड फीमेल। देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर से फीमेल पूछ दिया है। क्या पूछ दिया? फीमेल पूछ दिया है। तो मेल को हमको देखना ही नहीं, मेल को मिटा देना। चलो मेल को मिटा दो, हटाओ। जब क्वेश्चन में फीमेल पूछ रहा है तो मेल का देखना ही नहीं है, छोड़ दो मेल को। अब देखो कितना फीमेल है, कितना फीमेल? दो ही फीमेल प्राप्त हो, 2 फीमेल प्राप्त हो, 2 मेल प्राप्त हुआ, तो 2 फीमेल है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? परसेंटेज अफेक्टेड फीमेल। कैसा फीमेल अफेक्टेड होगा? कैसा फीमेल अफेक्टेड होगा? कैरियर नहीं पूछ रहा, अफेक्टेड होगा। तो 2 गो फीमेल है, 2 गो फीमेल में एगो कैरियर है, एगो अफेक्टेड है। देखो ये पूरी तरह से अफेक्टेड फीमेल है और ये कैरियर फीमेल है। तो अफेक्टेड कई गो हुआ? एगो। तो 2 गो में एगो अफेक्टेड हो गया है, मतलब 100 में 50% अफेक्टेड हो गया है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 50%। इस तरीके से आपका हीमोफीलिया वाला टॉपिक होता है समाप्त। तो उम्मीद करते हैं कि हीमोफीलिया पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।